मेरे पास भी 12th तक कंप्यूटर्स नहीं था। बीटेक में जाके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिया तो फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ी, बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था जब लैब में जाते थे तो टीचर कहते थे कि 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ, तो मैं सोचती थी क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं 2 नंबर्स को प्रोग्राम ऐड करने का, जबकि हमारे पास तो कैलकुलेटर है। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता था, बट उस टाइम पे हमें नहीं बताया गया कि ये बेसिक है, ऐसे ही करके हमें लॉजिक्स बनाने हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे सेफ होंगे। यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ होंगी दीपाली मैम। यार दीपाली मैम मेरे कॉलेज की, जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। वो एक यूट्यूबर है, एजुकेटर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। मैम इट्स एन अमेजिंग प्लेजर फॉर अस कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। काफी सारे शानदार क्वेश्चंस हैं जो आज हम मैम से पूछ रहे होंगे, क्या जर्नी रही है मैम के एक यूट्यूबर तक। सबसे पहले मैम शुक्रिया कि आज आपने हमारे इस चैनल के लिए समय निकाला। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे इस चैनल पर आए हो। ओके, सो हाय यश, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो आई मस्ट से कि जो यश है बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है, क्योंकि ही इज़ जस्ट इन सेकेंड ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, एंड ही इज़ हैविंग अ साइड हसल. So it's very inspirational for other students. So keep rocking, यश। बहुत बहुत थैंक यू मैम। अभी ऐसा सच कुछ लाइफ में नहीं किया है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ वो आप सब लोगों की ब्लेसिंग है। मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जहाँ तक मेरे को पता है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग है, तो आपने एक कॉर्पोरेट जॉब ना चुनकर टीचिंग क्यों चूज की? आई मीन व्हाई टीचिंग इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री? सो देखो, जैसे बाकी सबका भी होता है कि बचपन से कि मुझे क्या करना है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे टीचिंग में जाना है। बट मुझ में दूर दूर तक उसके कोई भी गुण नहीं थे कि मैं टीचिंग करूँगी आगे जाके, क्योंकि मुझे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना नहीं आता था, अपनी बात को रिप्रेजेंट करना नहीं आता था शायद। तो जब बीटेक में थी तो उस टाइम पर जब मैं किसी को बताती थी, टीचर्स को बताती थी कि मुझे टीचिंग में जाना है, या उनसे मैं टिप्स लेती थी इससे रिगार्डिंग, तो वो उन लोग को रहता था कि टीचिंग में कैसे जाओगे आप प्रेजेंट भी नहीं कर पा रही हो चीज़ों को। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी, बट क्योंकि सोच रखा था तो इसलिए एमटेक के लिए गई। बट एमटेक में जाके मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। कुछ फैकल्टीज़ जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, डॉक्टर अवधेश गुप्ता एंड डॉक्टर विजय सिंह, इन तीनों ही फैकल्टीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनके सपोर्ट के बिना मैं शायद अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पाती। सो थैंक यू सो मच सर। सो इन तीनों ही टीचर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि जो जैसे कि एमटेक के टाइम पर क्या होता है कि हमें टीचिंग असिस्टेंटशिप करवाना होता है, मीन्स हमें जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता था। तो मुझे चांस मिला एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो उनको पढ़ाया मैंने। तो 14 to 15 डेज़ मैंने उनको पढ़ाया, और एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने उन सबका एक फीडबैक लिया उन सब से। सो सभी का फीडबैक पॉजिटिव था, तो ये चीज़ मेरे लिए मोटिवेशनल बन गई। बस मुझे एक मोटिवेशन मिल गया कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन परस्यू दिस करियर, सो तभी से मैंने सोच लिया था ओके अब तो टीचिंग में ही जाना है, बच्चों ने मोहर लगा दी है, अब टीचिंग में ही जाना है। सो इसके अलावा एक रीज़न और था यहाँ पर मेरा टीचिंग में जाने का, कि जब मैं एमटेक कर रही थी उस टाइम पर मैंने कंपनी ज्वाइन की 14 to 15 डेज़ के लिए। तो क्या होता था, मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं जाती थी और नाइट में मैं 8 PM तक मैं आ पाती थी। तो इतना लंबा स्केड्यूल मेरे बस की नहीं था। दैट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं इतने लंबे टाइम तक काम करती रहूँ। सो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि मैं टीचिंग में ही जाऊँगी, जिसमें 9 to 5 की जॉब होती है। मैम अब मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम कोडिंग कैसे करें, कोडर कैसे बने। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ओके, सो कोडर बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है या फिर कोई मंत्रा नहीं है। मैं कहूँगी कि आप वो पढ़ लो, या कोई बुक नहीं है कि आप वो पढ़ लो और आप कोडिंग में मास्टर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कोडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप लोग कोई भी लैंग्वेज आप उठाते, जैसे जावा, पाइथन, एनी लैंग्वेज, तो आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।
जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ सेट हो जाएगा, उतने ही लॉजिक्स आपको बनाने आ जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, जैसे भी आपसे कहा जाता है उस तरीके से। मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी, मैं अगर अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की टर्म में बात करूँ तो कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है तो आप उसको कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी अगर उसकी आए तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। मैम मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, काफ़ी बच्चों के पास 12th में कंप्यूटर नहीं होती है, और वो जैसे इंजीनियरिंग में आते हैं, मेरे पास खुद नहीं थी कंप्यूटर, जैसे वो इंजीनियरिंग में आते हैं तो उनको प्रोग्रामिंग बहुत नई नई लगती है, तो उनको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? आपने कब स्टार्ट की थी और कैसे स्टार्ट की थी? ओके, सो ये तो सेम मेरी स्टोरी है जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा। मेरे पास भी 12th तक कंप्यूटर्स नहीं था। बीटेक में जाके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिया तो फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ी, बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था जब लैब में जाते थे तो टीचर कहते थे कि 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ, तो मैं सोचती थी क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं 2 नंबर्स को प्रोग्राम ऐड करने का, जबकि हमारे पास तो कैलकुलेटर है। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता था, बट उस टाइम पे हमें नहीं बताया गया कि ये बेसिक हैं, ऐसे ही करके हमें लॉजिक्स बनाने हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई। तो चीज़ों को जब सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर तो बस निकल गया, कैसे कैसे करके बस निकाला, क्योंकि बिल्कुल समझ में नहीं आई थी सी प्रोग्रामिंग, बट क्योंकि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिया था तो प्रोग्रामिंग तो सीखनी ही थी। तो सेकेंड ईयर से थोड़ा सा फिर सीरियस हुई प्रोग्रामिंग को लेके, फिर उसके बाद अपना प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। मैम आगे जब हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे या कोई बैठता है जब प्लेसमेंट्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई मेरा इंटरव्यू है तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करूं। मतलब इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे? क्या हमको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए? मतलब क्या एक्सपेक्ट करता है? सो यश, इफ़ यू आस्क मी फॉर द जॉब इंटरव्यू, सो उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल पर एक सीरीज़ है प्लेसमेंट प्रिपरेशन टिप्स करके, उसमें एक इंटरव्यू है रजत सर का, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है कि अगर आप किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो उस टाइम पर इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो मैं कहूँगी कि आप सभी, आपकी जितनी भी ऑडियंस है वो सभी उस वीडियो को देखें, आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि गाइस कि आपको किस तरह की प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनाने चाहिए अपने करियर में, अपनी बीटेक लाइफ में, एमटेक लाइफ में, बीसीएमसी आप जो भी कर रहे हैं उस टाइम पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए, किस तरह से रिज्यूमे बनाना चाहिए, इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। रजत सर ने ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया है। बट अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं आपको उन्हीं की जो उन्होंने बताया है वही चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको सब कुछ आता है। आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि उस लैंग्वेज में सब कुछ आना चाहिए या बाकी और लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक चीज़ आए, बहुत अच्छे से आए, बाकी आपको नई चीज़ें लर्न करने की एक ईगर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नई चीज़ें लर्न नहीं करना चाहते हो, आपको एक उसको ये चीज़ शो करनी पड़ेगी कि येस आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो यही चीज़ वहाँ पर रजत सर ने बताई थी, बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये। तो मैं गाइज आपसे कहूँगी कि एक बार जाके आप उस वीडियो को देखो, आपको बहुत आइडिया मिलेगा आपके प्लेसमेंट के लिए। मैंने एक चीज और नोटिस की है, स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को किस टाइप के प्रोजेक्ट करने चाहिए। मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ कि मेरे को कितने प्रोजेक्ट करने चाहिए, क्या मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट करने चाहिए, रिज्यूमे में मेरे को कितने प्रोजेक्ट शो करने हैं, क्या हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट करने चाहिए। मैम इस बारे में आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करते हो कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो ये बात भी रजत सर ने अपने इंटरव्यू में बताई थी कि ऐसा नहीं है कि आप लाइव प्रोजेक्ट्स बनाओ, हाई फाई प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसा नहीं है। आप कोई एक सिंपल सा प्रोजेक्ट उठाओ, जैसे आपने उठाया लाइब्रेरी मैनेजमेंट या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, आप वही उठाओ, बट उसको ए से लेके जेड तक आप खुद से बनाओ। उसकी डिज़ाइनिंग से लेके, डेटाबेस से लेके, फ्रंट एंड, बैक एंड, कनेक्टिविटी, सब कुछ आप खुद से करो। तभी आप, जब आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे, राइट। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट बनाया हो, बट जो भी बनाया है सिंपल सा प्रोजेक्ट, वो आपने खुद से बनाया होना चाहिए। इसके अलावा प्लेसमेंट प्रिपरेशन टिप जो मेरे आपको चैनल पर मिलेगी, उसमें आपको वहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे जो कंपनीज़ में प्लेस हैं, जैसे कि ओरेकल में है, टाइगर एनालिटिक्स में है, HP में है, हॉटस्टार में, इन सभी के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, इन सब के एम्प्लॉयज़ के। तो आप उनकी जाके इंटरव्यूज़ देखिए, आपको बहुत आइडिया होगा कि इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैम क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर हमें कोई बिग टेक कंपनी क्रैक करनी है तो?
सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर आप बात करते हो तो पहले मैं बताती हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। मान लीजिए आप हैं, आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ली, अब उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो अकेले बैठ के, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, अब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रुप में, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पर जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। 4 लोग अलग अलग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो अगर आप कहीं बिग कंपनी से प्लेसमेंट के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है, बट अगर आपको आती है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपने बीटेक टाइम में या एमसीए टाइम में अपना कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, इस तरीके से हैकाथन में किसी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ए रिज्यूमे। मैम अब जैसे आप एजुकेटर हो, अगर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं, जब आपने कोडिंग स्टार्ट की थी तो आप भी कभी ऐसे फेज से गए हो, जैसे जब आपने स्टार्ट की हो कोडिंग तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो रहा हो? क्योंकि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अपने कलीग्स की बात करूं, तो जैसे हमने स्टार्ट की थी कोडिंग तो हमसे स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी हमको। लाइक हमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। क्या आप भी कभी इस फेज से गुजरो कि आपसे भी क्वेश्चन ना हो रहे हो? येस ऑफ कोर्स, ये चीज़ तो हुई है। मैंने बताया मेरे पास 12th तक जो था प्रोग्रामिंग नहीं थी, कंप्यूटर्स मैंने नहीं पढ़ा था, बट फर्स्ट ईयर में जाते ही सी प्रोग्रामिंग आ गई, और जिसका मुझे ए से मतलब स्मॉल ए भी नहीं आता था उसका, राइट। तो उस टाइम पर बहुत डर लगता था। कोई जैसे मैंने ये भी बताया आपको, A+B करने के लिए बोल दिया जाता तो नहीं समझ में आता था क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, नहीं समझ में आती थी ये चीज़ें। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर फर्स्ट टाइम में तो मैं बहुत डर गई थी, लग रहा था कि शायद मुझे अपनी जो ब्रांच है वो चेंज कर लेनी चाहिए। बट सभी ने समझाया, जो सीनियर्स थे उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग इतनी टफ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को समझना है, लॉजिक्स बनाने हैं, तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। तो सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट किया, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको टिप्स देती हूँ गाइज। मैं अगर आप एक कोडर हो, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही आपको ये टिप दे रही हूँ कि आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ। ऐसा नहीं है कि आप सी ही उठाओ, C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज आप उठा सकते हो, ओके। उसको बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो सबसे पहले। किसी बुक से पढ़ो, आप इंटरनेट से किसी एक चैनल को चूज़ कर लो, मेरा चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया है। सो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में इंटरनेट से क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ऐसा मत सोचो कि उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं या सोल्यूशन आप खुद से बनाओगे, ऐसा मत सोचो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करो, जो ऑलरेडी वहाँ पर सोल्यूशंस अवेलेबल हैं आप उन्हीं को खुद से लिखो, ठीक है। उन्हीं को पेपर पेन का आप यूज़ करो और पहले खुद से लिखो कॉपी में, उसके बाद उसको फिर क्या करना है आपको, जो एडिटर है यानी कि कंप्यूटर पे आपको लिखना है। ये टिप्स आपको एक मेरे चैनल पर एक इंटरव्यू है अक्षय भसीन का, जो कि इस टाइम हॉटस्टार में, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। आप वहाँ से एक बार उनको देख सकते हो, उनकी इंटरव्यू को, कि आप किस तरह से कोडर बन सकते हो। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या कर सकते हो, पहले जो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को देखो आप कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया है। उसके बाद फिर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके दिमाग में बैठता जाएगा कि ओके उन्होंने वहाँ पर अंडर रूट निकाला था, तो डायरेक्टली फंक्शन अप्लाई करने के बजाय उन्होंने इस तरीके से निकाला था, या 1/3 अगर किसी वेरिएबल का हमें निकालना है तो उन्होंने किस तरीके से निकाला था। ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। फिर जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो यही चीज़ें, यही लॉजिक्स आप क्या करते जाते हो, फिर खुद से इंप्लीमेंट करते जाते हो, और इसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे उतने लॉजिक्स आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, और उसी के हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम्स, आगे जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उनको आप सॉल्व करते जाओगे। मैम एक और डाउट रहता है स्टूडेंट का कि क्या ये मैंडेटरी है कि हमें अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है तो पहले हमें सी से स्टार्ट करनी होगी? क्या हम स्टार्टिंग C++ या जावा से नहीं कर सकते? ऑब्वियसली ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि बच्चे स्टार्टिंग सी से करना चाहते हैं, सी प्रोग्रामिंग से। तो गाइस ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जब आप बीटेक में जाते हो तो आपको सी पढ़ाया जाता है फर्स्ट टर्म में, तो आप इसलिए कहा जाता है शायद कि आप सी से स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रोग्रामिंग करियर, बट ऐसा नहीं है। मैं कहूँगी आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। बेसिकली देखो क्या है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सबके जो लॉजिक्स लगने हैं वो सेम लगने हैं। अंडर रूट निकालना है तो आपको एक ही तरीके से निकालना है सारी लैंग्वेजेस में, बस डिफरेंस कहाँ पर है, सिंटेक्स में। ओके, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सी या C++ से अपना प्रोग्रामिंग करियर स्टार्ट करना है। आप चाहो तो डिफरेंट लैंग्वेज भी स्टार्ट कर सकते हो। जावा थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पाइथन में भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, बट यू कैन स्टार्ट विद पाइथन, ठीक है। तो वो आपके लिए वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज रहेगी।
मैम अब हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से अब आज एक यूट्यूबर हो आप। मतलब ये वीडियो शूटिंग की, वीडियो बनाने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आप प्लीज़ थोड़ा बिगिनिंग से बताओ। माई जर्नी, ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट माई जर्नी, तो मैं 2014 से लेके 2017 तक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद में थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो मैंने जैसे बताया, टीचिंग का कीड़ा तो मुझे स्टार्टिंग से ही था। तो 2017 में आई गॉट मैरिड, तो मैं वहाँ से शिफ्ट कर गई गाज़ियाबाद से। तो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं हैं जहाँ पर मैं ज्वाइन कर सकूँ। सो घर पर ही थी, कुछ नहीं कर रही थी। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे IMS के जो मेरे कांटेक्ट में थे, और उनको ये था कि मैम हमें जावा पढ़नी है, आपसे पढ़नी है, प्लीज़ कैसे आप हमें नोट्स दे दीजिए, आप हमें नोट्स बना के दे दीजिए। कुछ इस तरह के उनसे कॉन्वर्सेशन मेरे चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चों को पढ़ना है और मुझे कीड़ा है ही और मेरे पास टाइम भी है, तो क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लेती हूँ और फिर उसके थ्रू में बच्चे जावा भी पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहली सीरीज़ जावा बनाई थी, तो वहाँ से उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। फिर मैंने देखा कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है इस चैनल पर, तो फिर मैंने इसको परस्यू किया और आज देखिए 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत है मेरे लिए। तो मैंने आज तक 30,000 लोगों को एक साथ देखा भी नहीं है, तो 30,000 पीपल मुझे फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दैट। इसके लिए जो मेरा चैनल है, इसके थ्रू मुझे बहुत सारी इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर भी वर्क करती हूँ, जहाँ पर मैं MBA स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, एंड कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ट्रेन मैंने किया है कुछ कंपनीज़ में। सो यूट्यूब के थ्रू मुझे बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और इसका श्रेय जो मैं दूँगी वो दूँगी मैं अपने हस्बैंड को, जिनका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट है मुझे फॉर मेकिंग दीज वीडियोज़, एंड माई मॉम एंड माई ब्रदर, जो मुझे कॉन्टिन्यूस मोटिवेट करते रहते हैं कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू do this. So this is all about me, Yash. मैम एट द एंड आप क्या एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? व्हाट इज योर एडवाइस फॉर टुडेज स्टूडेंट्स? एडवाइस फॉर टुडेज स्टूडेंट इज़ कि आप अगर मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं या फिर BCA MCA कर रहे हैं, तो आप ये मत कीजिए कि आप वेट कर रहे हैं कि मेरा बीटेक कंप्लीट हो जाए तब मैं जॉब देखना स्टार्ट करूँगा, या मेरा MCA कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं जॉब देखना स्टार्ट करूँगा। ऐसा मत कीजिए। आप अगर फर्स्ट ईयर में ही हैं तो सेकेंड ईयर से साइड हसल स्टार्ट कीजिए। साइड हसल मीन्स कि जैसे आप यश का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मीन्स कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव कर रहा है, और एक पॉइंट के बाद जाके वो उससे अर्न भी करना स्टार्ट कर देगा। जब तक वो फाइनल ईयर तक जाएगा वो बहुत चीज़ें वहाँ पर सीख चुका होगा, मे बी डिजिटल मार्केटिंग सीख चुका होगा, मे बी SEO के बारे में सीख चुका होगा, अपने कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से सीख चुका होगा फाइनल ईयर तक। ठीक है, तो आपको भी वही चीज़ करनी है कि आप सेकेंड ईयर से ही कुछ साइड हसल स्टार्ट करो, ये सोच के नहीं कि मुझे अर्निंग करनी है, आप स्टार्ट करो कि मुझे लर्न करना है चीज़ों को। अब साइड हसल में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इट मे बी पॉसिबल कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है, आप डेटाबेस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें है ना। आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो अपने सेकेंड ईयर से साइड हसल के फॉर्म में, कि दिन में मुझे 2 से 3 घंटे, 1 से 2 घंटे अपने साइड हसल को देने हैं, ताकि जब आप फाइनल ईयर तक पहुँचो, अपने प्लेसमेंट तक पहुँचो, तो आपके पास बताने के लिए हो कि येस दिस इज़ माई ओन brand. Okay, this is what I have done during these 4 years. And thank you so much, Yash, for inviting me and for let me share my point of view for the students. Thank you. Thank you, ma'am. You have no idea how grateful I am for this conversation. Just thank you for being on the Yash show. Ma'am, on behalf of all the students, we thanks a lot.